बट क्या ये बात सच है कि दुनिया में न्यूरोसर्जन्स बहुत ही कम हैं? जो न्यूरोसर्जरी के नंबर है। So if someone diagnosed with brain stroke, टाइम इज ब्रेन। रिसेंटली पिछले 3 से 4 साल में ये देख रहा हूँ कि ये यंग स्ट्रोक काफ़ी बढ़ रहे हैं। आपने कोई ऐसा मिरेकल देखा है जो आपको लगता हो कि दिस इज ट्रूली अ मिरेकल? और बोला जाए तो हम लोग भी भगवान के अंदर बिलीव करते हैं। जैसे सर्जरी स्टार्ट करता हूँ उसका हार्ट बंद हो गया। बट क्या स्पाइन सर्जरी जो होता है वो सक्सेसफुल होता है या फिर ये मिथ है? वो सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी बोली जाती है। क्या ऐसे हो सकता है कि एक रोबोट ह्यूमन का सर्जरी करे? इट विल नेवर रिप्लेस अ न्यूरोसर्जन, दैट इज करेक्ट। द ट्रूथ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द रजी शो। आज हमारे साथ है एक एक्सपर्ट जिनके काम ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। डॉक्टर धवल पटेल, अ न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन। डॉक्टर पटेल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी का फील्ड काफी कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंस होता है। सो व्हाट मेड यू चूज सच इंटेंस फील्ड एंड आपको किस मोमेंट ने इंस्पायर किया इस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन में आने के लिए? एक्चुअली जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तब हमारा फर्स्ट एमबीबीएस, जो फर्स्ट ईयर बोला जाता है एमबीबीएस में, उसके अंदर जो सबसे कॉम्प्लेक्स जो एनाटॉमी बोला जाता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की थी। करेक्ट। और मुझे मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला कि ये नर्वस सिस्टम है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, ये हर किसी की बात नहीं ये करना। देन सबके बस की बात नहीं है। देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर बिकम अ न्यूरोसर्जन। अच्छा। एंड at that time everyone says it is quite difficult to become a neurosurgeon and successful neurosurgeon. सो वो टाइम पे मुझे थोड़ा ऐसा हुआ कि मुझे न्यूरो सर्जरी करना है। अच्छा। बट क्या ये बात सच है कि दुनिया में न्यूरोसर्जन्स बहुत ही कम हैं? एक स्टडी में देखा गया था कि एस्ट्रोनॉट से भी कम है न्यूरोसर्जन्स। करेक्ट। एक्चुअली देखा जाए तो फिलहाल जो न्यूरो सर्जरी के नंबर है वो ऑल ओवर इंडिया में भी 500 to 700 ही है। ओके। और जो वेल इक्विपाइड विथ बेटर स्किल और प्रॉपर फैसिलिटी के अंदर जो न्यूरो सर्जन काम कर रहे हैं उसकी संख्या नियर बाय 200 to 300 ही है ओके। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड? इन ऑल ओवर द इंडिया। ओके, 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 सॉरी। इन प्रीवियसली बिफोर 5 years it was nearly around 300 or 400 is there, हुँ, but डे बाय डे जिस तरह से एजुकेशन का स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है उस तरह से एवरी ईयरली भी अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है न्यूरो सर्जन की। हुँ। अ, फिर भी बोला जाए तो वो अप टू द मार्क नहीं है। अच्छा। वी इंडियन स्टिल रिक्वायर्ड अनदर 500 to 700 neurosurgeons to achieve our goal, हुँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो ट्रॉमा और ट्यूमर के जो पेशेंट है वो भी सिटी तक पहुँच नहीं रहा है, करेक्ट। जिसके चलते उनकी इन बहुत बार रास्ते में या फिर वहाँ पे ही डेथ हो जाती है। हुँ, अगर क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन वहाँ पे मिल जाते हैं तो अपना गोल अपन अचीव कर सकते हैं। हुँ, साथ साथ देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, जैसे अपन देखा जाए तो कोरिया है, चाइना है, वहाँ पे न्यूरो सर्जरी का लेवल इतना ज़्यादा है, इंक्लूडिंग जापान, कि वहाँ पे कुछ कोई एरिया में ट्रॉमा होता है तो वहाँ से सीधा हेलीकॉप्टर से पर्टिकुलर एरिया में पहुँचाया जाता है। हुँ। तो वो सब फैसिलिटी ये अपने यहाँ इंडिया में पर इंडिया पॉसिबल में नहीं नहीं है। है। इसलिए उसके अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं हम लोग कि अपन जो मैक्सिमम न्यूरो सर्जन है वो एवरी ईयरली ज़्यादा से ज़्यादा बन के आए तो अपना गोल हम लोग अचीव कर सकते सो इफ समवन डायग्नोज विथ ब्रेन स्ट्रोक, सो हैं। हम कैसे उसको डायग्नोज कर सकते हैं? हम कैसे पता चले हमें कि क्या एग्ज़ैक्टली हुआ है? इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ एक सिंपल वर्ड यूज़ करना है और याद रखना है, वो है फास्ट। फास्ट का अगर फुल फॉर्म माना जाए तो सबसे पहले एफ आता है, उसके अंदर होता है कि फेशियल ट्विचिंग, हुँ, मतलब चेहरे में टेढ़ापन हो जाता है, ओके। जो वन साइड ऑफ पैरालाइज़ पैरालाइज होता है। होता है। अच्छा, अच्छा। अच्छा। ओके। ए फॉर आर्म,
मतलब कोई अपना हाथ उठा नहीं पाएगा या हुँ, फिर पाँव उठा नहीं पाएगा। और एज़ फॉर स्पीच मतलब बोलने में दिक्कत होगी, साथ-साथ कुछ धुंधलापन दिखाई देता है। हुँ, तो वो टाइम पे अपने को टी याद रखना है, मतलब टाइम। हुँ, टाइम इज़ ब्रेन। अगर आप टाइम पे पहुँच गए हॉस्पिटल पे, तो आपकी जान बच सकती है। हुँ। अगर टाइम से देरी हुई या फिर इधर-उधर टाइम चला गया, तो अपनी जान भी जा सकती है या फिर परमानेंटली डिसेबल भी हो सकते हैं। इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल, और वो ऐसी हॉस्पिटल में जाना है कि जहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई की फैसिलिटी हो और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूरोसर्जन और न्यूरो फिजिशियन हो। हुँ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग इधर-उधर जाने में ही टाइम चला जाता है, करेक्ट। और अपने यहाँ पे कुछ ऐसे ही सेंटर है जहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई की फैसिलिटी हो हुँ, और न्यूरोसर्जन और न्यूरो फिजिशियन 24/7 अवेलेबल हो। ऐसे बहुत कम सेंटर हैं। हुँ, लेकिन लाइफ इज़ प्रायोरिटी। ज़्यादातर लोग टाइम पे पहुँच नहीं पाते। करेक्ट। इसलिए बीच रास्ते में ही उनको हुँ, डेथ हो जाती है या फिर परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है। इसलिए लेस देन 4 आवर्स हमारे यहाँ पे गोल्डन टाइम पीरियड अवॉर्ड किया जाता है। अच्छा। अगर वो 4 घंटे के अंदर उसकी ट्रीटमेंट दी जाए, तो वो पैरालिसिस रिकवर भी हो सकता है और परमानेंट डेथ और ब्रेन डेड होने से हम लोग बच सकते हैं। बट आपने जो ये सारे सिम्पटम्स मेंशन किया कि अगर वन साइड पैरालाइज हो जाए या हैंड मूवमेंट नहीं हो पाए, तो ऐसे सारे केसेस डायबिटीज़ में पेशेंट्स में भी होते हैं ना, जब उनका डायबिटीज़ बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उनको हुँ। भी सेम सिम्पटम्स होते हैं। एक्चुअली मैडम, देखा जाए तो हमारे यहाँ से जो पैरालिसिस है उसके भी टाइप्स होते हैं। ओके। तो ये जो फेशियल के साथ-साथ आर्म का वीकनेस होना, हुँ, पाँव में कमज़ोरी आना, स्पीच का डिस्टर्बेंस होना या फिर कॉन्शियसनेस लेवल बिगड़ना, अच्छा। वो सब चीज़ साथ में होती है, तो वो स्ट्रोक के सिम्पटम माना जाते हैं। ओके। सिर्फ़ फेस के अंदर ओनली पैरालिटिक हो, तो वो दूसरे साइन सिम्पटम में भी आता है। हुँ, लेकिन 90% चांस ऐसा है, अगर फेस में इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो पैरालिसिस या स्ट्रोक होने का चांस ज़्यादा रहता है। एंड हेमरेज में भी सेम होता है? हाँ, जो स्ट्रोक होता है उसके 2 टाइप है, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। ओके। तो ये ब्रेन स्ट्रोक उसको भी बोला जाता है, जिसके चलते जो हेमरेज होता है। अच्छा। और वो जो प्रेशर बढ़ने की वजह से, बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हुँ, यूजुअली प्रेशर हमारा जो ऊपर वाला है वो 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नीचे हुँ, वाला है वो 100 से ज़्यादा नहीं होता है। हुँ, जो ब्रेन स्ट्रोक के मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनका प्रेशर मोर देन 180 से लेके 200 तक जाता है, जिसके चलते ब्रेन की नस फट जाती है और उसके चलते वो लोग अनकॉन्शियस, पैरालिसिस, वो सब चीज़ का शिकार होते हैं। तो ब्रेन हैमरेज रैंडमली किसी को भी हो सकता है या कोई पर्टिकुलर रीज़न होता है? देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर हुँ, एसोसिएटेड विद द ब्रेन हेमरेज, लाइक हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल। अच्छा। जो फैमिली हिस्ट्री में प्रेशर हो, मतलब हुँ, हाइपरटेंशन हो, लेकिन रेगुलर चेकअप ना हो, डायबिटिक हो, क्रॉनिक स्मोकर हो, क्रॉनिक अल्कोहलिक हो, हुँ, उनके अंदर ब्रेन हेमरेज होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं रिसेंटली पिछले 3 से 4 साल में ये देख रहा हूँ कि ये यंग स्ट्रोक काफ़ी बढ़ रहे हैं। ओके। यंग यानी कितनी एज ग्रुप के लोग? जो पहले जो ब्रेन स्ट्रोक होते थे वो आफ्टर 60s में ज़्यादा दिखते थे। हुँ, लेकिन अभी जो देख रहा हूँ वो 23 इयर्स से लेके 42 इयर्स वाले पेशेंट ज़्यादा आते हैं। 23 इयर्स वाले भी? वेरी हाँ, शॉकिंग। और उनके अंदर जो देखा जाए तो उसके अंदर जो स्ट्रोक के रीज़न है वो स्ट्रेस इंड्यूस काफ़ी लगता है। हुँ, बिज़नेस परफॉर्मेंस से लेके, इंडिविजुअल हुँ, परफॉर्मेंस से लेके, स्ट्रेस एंग्ज़ायटी से लेके, हुँ, इम्प्रॉपर स्लीप एज़ वेल एज़ जंक फूड। हुँ, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन यंग, including you can see the more addictive things like smoking, drinking are more in the younger compared to हुँ, that previous one. करेक्ट। And the binge drinking is very high likely to develop brain hemorrhage. हुँ, तो जो 23 ईयर्स से 40 ईयर्स में है उनकी लाइफस्टाइल के चलते बहुत यंग स्ट्रोक्स आ रहे हैं। हुँ,
और जो आफ्टर 60s और 90s में जो दिखते थे उनकी कंपैरिजन में अब यंग लोग ज़्यादा आ रहे हैं, करेक्ट। और वो सब चीज़ का फूड हैबिट पे बहुत मैटर करता है, हुँ, बिकॉज यंगस्टर से वो सब चीज़ प्रोसेस फूड खाना ज़्यादा चालू कर दिया है, जो प्रीवियस वाले जो घर का ही खाना खाते हुँ, थे। हुँ, हुँ। बिकॉज़ ऑफ फास्ट यस, लाइफ़स्टाइल। यस, यस। हुँ। तो ये जो एक ब्रेन हेमरेज का आपने जैसे मेंशन किया, बट एक एक और चीज़ होती है जो कंटीन्यूअसली मतलब लोगों में अभी देखा गया है कि बहुत हेडेक का भी इश्यू रहता है, हुँ। कि हर दूसरे पर्सन को हेडेक का इश्यू है, तो ये भी रिलेटेड है? हेडेक आज देखा जाए तो कॉमनली वैराइटीज़ ऑफ पेशेंट्स होते हैं। ज़्यादातर माइग्रेन है, हुँ, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक है, जो ढंग से सो नहीं पाते उसके चलते हेडेक होता है, हुँ, और 10 टू 20% केस में बाकी सब आते हैं, जैसे कि ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, इन्फेक्शन है, हुँ, ये सब चीज़ आती है। हुँ, लेकिन जो हेडेक अभी जो ज़्यादातर पाया जाता है, वो इम्पेशेंस, मतलब जो लाइफ़स्टाइल चेंजेस जो हो रही है, उसके चलते हेडेक बहुत बढ़ रहा है, अच्छा। एंड व्हिच कैन वी सी इन एवरी 2 टू 3rd पेशेंट। हुँ, द थिंग इज़ बिहाइंड दैट कि जो कंटिन्यूअसली मोबाइल देखना, जो कंटिन्यूअसली इंटरनेट पे काम करना, हुँ, जिसके चलते लोगों के अंदर पेशेंस कम हो गया है। हुँ, टाइम पे खाना नहीं खाते, प्रॉपर हुँ, स्लीप नहीं ले पाते, बाहर का जंक फूड बढ़ गया है, हुँ, और सेम चीज़ अगेन एडिक्शन काफ़ी बढ़ गया है। करेक्ट। द पैटर्न, द मैदा, वो जो सब चीज़ है, उसके चलते भी हेडेक बहुत बढ़ रहा है, हुँ, एंड दैट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम इन आफ्टर 10 टू 15 ईयर्स। अच्छा। सो बेटर एवरी पर्सन हैज़ टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल हुँ, टू प्रिवेंट हेडेक। पानी अच्छे से पीना है, एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स खुद के शरीर पे ध्यान देना है। हुँ, आज अगर हमको गाड़ी अच्छे से चलानी है तो हम लोग उसके अंदर इंजन का भी ध्यान रखेंगे और गाड़ी का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन हम लोग अपनी खुद की बॉडी पे ध्यान नहीं देते। करेक्ट। तो मेरा ऐसा बोलना है कि आप कुछ भी स्ट्रेसफुल काम करो, लेकिन एटलीस्ट 45 मिनट्स तो अपने बॉडी पे ध्यान देना हुँ, है, बिल्कुल, अपने बिकॉज ऊपर भी टाइम देना करेक्ट, ज़रूरी है, करेक्ट, बिल्कुल। एवरीवन बिजी विद देयर लाइफस्टाइल, हुँ, बट स्पेंड एटलीस्ट 45 मिनट्स फॉर योर ओन हेल्थ, हुँ, क्योंकि अगर आप अच्छे रहे तो आपकी फैमिली अपने आप ही वेल्दी हो जाएगी। हुँ, लॉन्ग लिव, दैट इज द कंसेप्ट। अभी जो लोगों को जो कंसेप्ट आ रहा है कि मैं जल्दी जल्दी काम करके जल्दी जल्दी वेल्दियस बन जाऊं, ऐसा हुँ, कंसेप्ट नहीं है। अपने को लॉन्ग लिव होना है, अच्छे से रहना है, अच्छी ज़िंदगी जीना है, तो धीरे धीरे करके बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ सही जी बात सकते है। हैं। बट ये जो रेगुलर हेडेक का जो प्रॉब्लम है यंग जनरेशन में भी, सो इसके लिए क्या स्कैनिंग करवाएँ? क्या हमें पता चले कि ये माइग्रेन ही है या फिर कोई और डिज़ीज़ की वजह से रेगुलर है? बिकॉज़ एक वो भी मिसकंसेप्शन हो जाता है, नहीं माइग्रेन ही होगा, ऐसे ही हेडेक हो रहा होगा, और कभी हो सकता है कि कोई डिज़ीज़ भी हो। तो हमें करेक्ट। कैसे पता चले कि क्या एग्ज़ैक्टली है? इसके अंदर ऐसा होता है कि हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं कि हेडेक फॉर लेस देन 15 डेज, मतलब 15 दिन से कम है या 15 दिन से ज़्यादा है। क्या हेडेक के साथ साथ और कोई साइन सिम्टम है, लाइक वॉमिटिंग है, हुँ, देखने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है? अगर सिर्फ हेडेक है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर वो लेस देन 15 डेज है, तो लेस लाइकली कि वो कुछ ट्यूमर हो या ब्रेन हेमरेज हो। ओके। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए ब्लड की रिपोर्ट करवाते हैं, जैसे कि B12 हो गया, हुँ, हुँ। हीमोग्लोबिन हो गया, थायराइड का हो गया, मतलब आप D3 का बात कर रहे हैं कि अगर जैसे आज स्टार्ट हुआ और 15 डेज़ तक चल रहा है, चल रहा है। उस केस में, बट जिसको लॉन्गर पीरियड है लाइक 1-2 साल से हेडेक हाँ, का इश्यू रह रहा है कुछ-कुछ ओकेजनली, कोई-कोई रीज़न से या फिर 2-5 दिन के अंदर, तो उन केसेस में भी क्या करना है? उन केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो उसका MRI ब्रेन करवाते हैं, हुँ, जिससे हमें पता चल जाता है कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है ना, लाइक कि ट्यूमर हो, इन्फेक्शन हो, हुँ, या डेवलपिंग हेमरेज तो नहीं है ना, वो एक बार हम लोग MRI करा के देख लेते हैं। अगर MRI ब्रेन होगा फिर बाद में हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, नहीं ऐसा कोई हुँ, मेजर प्रॉब्लम नहीं है। फिर लेटर ऑन साथ साथ क्या होता है, ब्लड की इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जैसे CBC होगा, हुँ, B12 होगा, D3 होगा, थायराइड होगा, यूरिक एसिड होगा, पूरा बॉडी का चेकअप टाइप का करवाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, और हुँ, वो भी स्पेसिफिकली B12 हो, D3 हो, या फिर थायराइड रिलेटेड इश्यू हो। तो जिसके अंदर ये डेफिशिएंसी पाई जाती है उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। ओके।
और जिसके अंदर सब रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस का एडवाइस करते हैं। हुँ, क्योंकि ज़्यादातर जो हेडेक होते हैं, अगर जिसके अंदर सब रिपोर्ट नॉर्मल हो, लेकिन उनको भी हेडेक परसिस्टेंट रहता हो, तो ऐसे केसेस में रीज़न में क्या होता है कि जो इम्प्रॉपर स्लीप, मतलब 6 से 8 घंटे की नींद पूरी ना होती हो, हुँ, खाना ढंग पे खाते नहीं हो, फास्टिंग ज़्यादा टाइम रखते हो, या फिर नींद पूरी ना लेते हो, टेंशन ज़्यादा लेते हो, हुँ, तो ऐसे केसेस में हेडेक होने का चांस ज़्यादा है, जिसको हम लोग माइग्रेन बोलते हैं। हुँ, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग योगा और मेडिटेट करने को बोलते हैं, एटलीस्ट 30 to 40 minutes। वील एडवाइस फॉर टेक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अवॉइड जंक फूड एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस, मीन्स के टाइम पे ही खाना खाना, हुँ। कोई फास्टिंग नहीं करना, और सो जाना आराम से। और जो एक एक चीज़ चलती है कि थोड़ा-सा भी हमारी बॉडी में जब पेन होता है, तो हम अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं और पेन किलर्स ले लेते हैं। पैरासिटामॉल हो गया या डोलो हो गया, एक्स-वाई-ज़ेड ले लेते हैं। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो एक एक इंडियन लाइफ़स्टाइल का एक पार्ट ही बन चुका है कि चाहे मेल हो, फीमेल हो, हाउसवाइफ़ हो, वर्किंग वुमन हो, मैन हो, सब लोग खुद ही पैरासिटामॉल या पेन किलर्स ले लेते हैं। जब तक हमारे पास पेशेंट पहुंचता है, तब तक तो उन्होंने सभी मेडिसिन का ट्राई कर दिया होता है। बिल्कुल। इसलिए एज अ न्यूरोसर्जन आई विल एडवाइस कि टेक एटलीस्ट वन टाइम ओनली। इफ़ हेडेक परसिस्ट, अगर सिर दर्द कंटिन्यूअसली रहता है, तो आपको दूसरी बार पैरासीटामोल नहीं लेना है। आपको खुद को वार्न करना है और बाकी सब इन्वेस्टिगेट करना है। अगर इन्वेस्टिगेशन अगर नॉर्मल आता है, तो फिर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो मेडिसिन लोगे तो बट आपको जल्दी ओवरऑल मिलेगा। हाउ हार्मफुल इज़ पेन किलर्स? एक्चुअली देखा जाए तो पेन किलर लंबे टाइम तक लेना नहीं चाहिए। इट इज़ एक्चुअली एसोसिएट विथ साइड इफ़ेक्ट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो किडनी पे ज़्यादा डैमेज करता है, अच्छा, और उसका हैबिट भी हो जाता है। करेक्ट। तो टैबलेट लेने की हैबिट के बजाय खुद की हैबिट चेंज करेंगे तो जल्दी रिकवर होगा। हुँ, यूजुअली क्या होता है कि माइग्रेन के सब प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, ओवर थिंकिंग हुआ, स्ट्रेस हुआ, बाकी सब फैक्टर हो, तो हेडेक चालू हो जाएगा। हुँ, और उसका पीछे का रीज़न है कि योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो बेटर टू टेक दिस थिंग rather than that thing, हुँ। means try to modify lifestyle rather than taking this medicine. आपने अपने एंटायर 12 इयर्स के करियर में एज़ अ न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन आपने कोई ऐसा मिरेकल देखा है जो आपको लगता हो कि दिस इज़ ट्रूली अ मिरेकल सर्जरी करने टाइम या ऐसा कुछ आपको लगता हो कि नहीं ये तो सिर्फ़ एक ब्लेसिंग है? एक्चुअली देखा जाए तो बहुत मिरेकल होते हैं, अच्छा, और बोला जाए तो हम लोग भी भगवान के अंदर बिलीव करते हैं। आपको एक सही बात बताऊँ तो पिछले महीने की बात बताऊँ, जब एक 7 साल का बच्चा, सॉरी, 7 महीने का बच्चा, अच्छा, वो मेरे पास आया था हेड इंजरी के साथ। ओके। मतलब उसके भाई के साथ वो खेलते-खेलते बच्चा हाथ में से गिर गया, 7 महीने का 7 बच्चा, महीने का बच्चा, ओके। और उसके सिर पे चोट लगी, और चोट काफ़ी गहरी थी कि बच्चे की मूवमेंट एकदम कम हो गई। वो बच्चा महाराष्ट्र का था। अच्छा, जब तक वो मेरे पास आया, तब सिर्फ़ उसकी उँगलियाँ हिल रही थी, बाकी ओके, बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। मैंने पेरेंट्स से बात की कि इसका तुरंत सर्जरी करना पड़ेगा। एट दैट टाइम वाज़ नियरली 2:30 एएम इन द मिडनाइट। मैंने सर्जरी स्टार्ट किया। जैसे सर्जरी स्टार्ट करता हूँ, उसका हार्ट बंद हो गया। अच्छा, लेकिन मेरे पीडियाट्रिशियन भी साथ में थे, इंटेंसिविस्ट भी साथ में थे, एनेस्थेटिस्ट भी साथ थे। एक साइड पे वो लोग हार्ट का पंपिंग कर रहे थे, और दूसरी साइड में ब्रेन का सर्जरी कर रहा था। सर्जरी सक्सेसफुली हो गई। मैं करीबन 6:30 एएम घर पे वापस आया, अच्छा, और वो टाइम पे बहुत डिप्रेस था कि आज 7 महीने का बच्चा है, उसको मैं आज बचा नहीं पाऊँगा। सोने का टाइम वैसे मैंने टाइम बहुत किया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। फिर 9 बजे अचानक से मैंने फ़ोन किया कि आईसीयू में कि कैसा है बच्चा अपना? तो बोले कि सर बच्चे के अंदर मूवमेंट आना चालू हो गया है। वॉव! तो दैट वाज़ एक्चुअली द मिरेकल हैपन। और मैंने रिलेटिव से बोल दिया था सर्जरी के बाद कि चांस ना के बराबर है, 24 आवर्स देखेंगे, मूवमेंट आती है तो फिर आगे देखेंगे।
लेकिन एट दैट टाइम आई रियलाइज कि हियर एंड देयर गॉड इज देयर। व्हाट अ मिरेकल। या हमें ट्राई करते रहना चाहिए, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। तो एग्जैक्टली क्या ब्रेन में हुआ था वो बच्चे को? ब्रेन के अंदर क्या होता, उसका जो बोन है वो बोन डैमेज हो चुका था, अच्छा, और वो गिरने की पीस वजह से गिरने की इंजरी। वजह से, और उसने पूरा ब्रेन को डैमेज कर दिया था, और वहाँ से एक मेजर वेसल होती है जिसको पंक्चर कर दिया था, हम्म। जिसके चलते ब्लड जा ही रहा था। अच्छा। और वो सर्जरी के दरमियान मुझे वो स्टॉप करना ज़रूरी था, हम्म। एंड दैट वाज रियली मिरेकल फॉर मी। आजकल लोगों में बैक पेन के इश्यूज भी ज़्यादा हो गए हैं कि बैक पेन भी चलता है, तो कैन यू डिफाइन कि स्पाइन इंजरी कब, स्पाइन इंजरी या फिर जो स्पाइन के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सीरियस कब माना जाता है? देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो ऑफिस वर्क है वो आजकल बढ़ गया है, हम्म। तो लाइफस्टाइल के चलते सबको बैकएक का इश्यू ज़्यादा हो रहा हम्म। है। अगर बैकएक के साथ पाँव में कुछ झुनझुनाहट सी बढ़ती है, चलने में दिक्कत होती है, हम्म। या फिर बैकएक 2 महीने से रिलीव नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ को अपने सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्या स्पाइन के अंदर जो सियाटिका बोलते हैं, हम्म। तो जो स्पाइन के अंदर जो डिस्क है, वो डिस्क के चलते वो दबा होने के चलते वो नर्व्स के कंप्रेशन आता है, जिसके चलते ये बैकएक का प्रॉब्लम लेटर ऑन सीरियस बन जाता है। हम्म। और ज़्यादातर लोग उसको इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कि सब लोग इधर उधर भागते रहते हैं, हम्म। रादर देन डूइंग एमआरआई और प्रॉपर डायग्नोस। हम्म। और फिर बाद में एकदम एंड स्टेज पे आते हैं, जब उनको चलने में पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो रहा प्रॉब्लम हो होता है। चुका था। हम्म। तो ये सब चीज़ें स्पाइन प्रॉब्लम को सीरियसली लेना चाहिए। बट क्या स्पाइन सर्जरी जो होता है वो सक्सेसफुल होता है, क्या फिर ये मिथ है कि स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होता है, इस वजह से पैरालाइज हो जाता है, ऐसा कुछ होता है? देखो, स्पाइन में क्या होता है, वो सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी बोली जाती है, हाँ, दैट इज़ द ट्रू। लेकिन अगर हम लोग उसका एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करते हैं, तो स्पाइन सर्जरी के सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं। 90 टू 95% केस में ऐसा होता है कि स्पाइन के पेशेंट को अपन ने ऑपरेट किया, वो सक्सेसफुली सर्जरी हो जाती है और पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा। लेकिन 4 to 5% केस जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम हो, हम्म। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज हो चुका हो, अगर ऐसे केस में सर्जरी किया जाए तो वो वीकनेस डेवलप होने के चांस 3 to 4% है ही। हम्म। और वो वीकनेस यूनिवर्सल वीकनेस है। तो पैरालिसिस ये सारी चीजें हो सकती है? 3 to 4% केस में अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम हो, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड का ही ट्यूमर हो, हम्म। उसके अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, अंदर वाला जो ट्यूमर होता है, उसके अंदर वीकनेस और पैरालिसिस तो कोई प्रिवेंट कर नहीं सकता है। अच्छा। अगर वो ट्यूमर को सक्सेसफुली रिमूव कर दिया जाए, तो भी हम्म। उसको कुछ ना कुछ थोड़ी ज़्यादा वीकनेस डेवलप होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट केस, इट वाज मिथ कि स्पाइन सर्जरी इज एसोसिएटेड विद पैरालिसिस। जैसे कि स्पाइन में डिस्क का प्रॉब्लम हो, उसकी वर्टेब्रा का प्रॉब्लम हो, वैसे सक्सेसफुली सब पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हो। एवरी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे यू कैन डिस्चार्ज देम बाय वॉकिंग। हम्म। तो वो टाइप का मिथ है कि भाई आपको कौन कहाँ पे ट्यूमर है वो और क्या डिपेंड करता प्रॉब्लम है। है, उसके ऊपर डिपेंड हम्म। करता है। अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि नहीं 100% ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो हम्म। भी मेरी ओर से गलत है। अगर आप सच्चाई मानोगे तो 95 to 97% केसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर हम लोग ने अगर सर्जरी की तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस 95 to 97% है। अच्छा। बट दैट 2 to 3% केसेस जिसके अंदर खुद स्पाइनल कॉर्ड ही डैमेज हो चुका है, उसके अंदर मैं नहीं, ऊपर वाला भी कोई बचा नहीं पाएगा। आपने एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन किया, तो क्या आप एआई टूल्स का यूज़ करते हैं, एंड क्या एक्सपीरियंस होता है आपका रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी का? देखा जाए तो इन एआई और रोबोटिक वी हैव लेटेस्ट इक्विपमेंट, जिसको हम लोग नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं। वो सिस्टम का फ़ायदा ये है कि उससे एक्यूरेसी ऑफ सर्जरी बहुत बढ़ती है, अच्छा। जिससे, जैसे आपने पूछा कि पैरालिसिस है, हम्म। पोस्ट
ब्रेन सर्जरी या पोस्ट स्पाइन सर्जरी या कोमा में चले जाना, हम्म, उसके जो चांसेस है 5%, उससे हम लोग कम करके उसका लेस देन 1% पे ला सकते हैं। ओके। नेविगेशन सिस्टम का रोल ये है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टूल है। वो हमें बताएगा कि जैसे गूगल अभी नेविगेट करके बताता है कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। हम्म, सेम चीज़ वो हमें हेल्प करती है कि डॉक्टर ये एरिया सेफ है, आप इसको सर्जिकली क्लीन कर सकते हो। ये एरिया अच्छा। सेफ नहीं है, आप सर्जिकली क्लीन नहीं कर सकते हो। एआई टूल। एआई टूल्स, तो ये सब चीज़ हमें बेनिफिट करती है ड्यूरिंग सर्जरी एज वेल एज पोस्ट सर्जरी। सो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एआई डॉक्टर को ही रिप्लेस कर दे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक रोबोट ह्यूमन का सर्जरी करे? ऐसा भी हो सकता है? एक्चुअली देखा जाए तो रोबोट ह्यूमन पे सर्जरी करे, ऐसे बहुत सारी अलग स्पेशलिटी में पॉसिबल हुआ है अभी तक। लेकिन मैं एज ए न्यूरोसर्जन ब्रेन और स्पाइन की बात करूं, तो वो न्यूरो सर्जरी करना रोबोट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, इट कैन हेल्प टू अचीव मैक्सिमम गोल, बट इट विल नेवर रिप्लेस अ न्यूरोसर्जन। दैट इज़ करेक्ट। द ट्रूथ। एआई का सिर्फ हम एक हेल्प ले सकते हेल्प हैं, ले बट सकते हैं। पूरा पेशेंट एआई नहीं नहीं, हैंडल नहीं, कर नहीं सकता। हैंडल कर सकता। हुँ, वो हिंदी पिक्चर में बताया जाता है कि ये एआई की मदद से ये हुआ, वो हुआ। लेकिन ब्रेन के अंदर जिस तरह से न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट है, वो पॉसिबल नहीं कि आज रोबोट या एआई की मदद से पूरा का पूरा रिप्लेस हो। इसलिए न्यूरोसर्जन जो काम करता है, उसका रिप्लेसमेंट एज़ अ रोबोटिक्स से 100% होना पॉसिबल नहीं नहीं है। है। हाँ, बट क्या फ्यूचर में हो सकता है? एज़ पर माय नॉलेज इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल। बिकॉज़ ह्यूमन जो जजमेंट लेकर आ सकता है, वो हुँ, रोबोट नहीं लेके आ सकता। रोबोट लेके नहीं आ सकता है। और एज़ अ न्यूरोसर्जन फॉर अ ग्रेजुअल टाइम, दैट न्यूरोसर्जन डेवलप फाइन स्किल, ओके, and emotions as well as judgment power, and robot has only machine power, so that is not possible that robot can replace neurosurgeon for neurosurgery. क्लोनिंग एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि स्पाइन या ब्रेन का टिश्यू लेके उसको क्लोन किया जा सकता है? टिश्यू लेके क्लोन करना वो बहुत डिफिकल्ट है। आज ह्यूमन बॉडी को लोग क्लोन कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कोड का क्लोनिंग होना पॉसिबल नहीं है, अच्छा। बिकॉज ब्रेन के अंदर माइक्रो नैनो न्यूरॉन्स होते हैं और उसका क्लोनिंग पॉसिबल नहीं है। और ब्रेन का कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है। क्लोनिंग के लिए ये नैनो का नैनो ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, और ब्रेन इज एसोसिएटेड विद मिलियंस न्यूरॉन्स, एंड अच्छा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल बाय एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट क्या आपके ओपिनियन में क्लोनिंग एथिकल है व्हेन इट कम्स टू रेप्लिका ऑफ समवन आफ्टर डेथ? मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ यहाँ पे ही स्टॉप हो जानी चाहिए। और क्लोनिंग इज़ अनइथिकल अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का अगर ओवर यूज़ हो जाएगा, तो इंसान का अपने आप का ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वार हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्लोनिंग अनइथिकल है। दूसरी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से ह्यूमन ब्रेन को डैमेज ज़्यादा हो रहा है। खुद का दिमाग कम यूज़ कर रहा है और एआई के ऊपर डिपेंड काफ़ी बढ़ता है। करेक्ट। और डे बाय डे जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से मैं देखता हूँ कि पेशेंट ज़्यादातर माइग्रेन, हेडेक, साइकोटिक सिम्टम्स एज वेल एज मोबाइल एडिक्शन से बहुत बढ़ रहा है, हुँ, जिसके चलते चाइल्ड बिहेवियर से लेके एडल्ट का बिहेवियर भी बहुत चेंज हो रहा है। हुँ। तो क्लोनिंग इज टोटली अनइथिकल, एंड मेरे हिसाब से ये सब चीज़ का भी कंट्रोल एक लेवल पे होना चाहिए। एक मूवी देखा था मैंने, रेप्लिका मूवी का नाम है। उसमें जो लीड कैरेक्टर होता है वो अपनी पूरी फैमिली को क्लोन करता है, उसकी बॉडी एंड एक ब्रेन चिप से उनकी जो मेमोरीज होती है, इमोशंस होते हैं, वो भी ट्रांसफ़र करता है। तो क्या ये सारी चीज़ें फ्यूचर में हो सकती है? क्या ये फ्यूचर है कि जहाँ पे ह्यूमन बॉडी क्लोन किया जा सके एंड ब्रेन चिप जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करके फिर ये सारी मेमोरीज को
उनके अंदर लाया जाए, ऐसा हो सकता है? मेरे हिसाब से तो वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन को रेप्लिकेट करना, पूरा का पूरा ब्रेन और स्पाइन कोर्ड के टिश्यू को रेप्लिकेट करना, उसकी मेमोरी को चिप द्वारा ट्रांसफ़र करना, वो सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ़ मूवीज़ में मूवी में होता है। पॉसिबल है। आज तक आइंस्टाइन के दिमाग में क्या था, वो हम जान नहीं पाए। तो ये तो बात हुई हर एक इंडिविजुअल के लेवल पे, हुँ। और रियलिटी देखा जाए, जो जहाँ पे हमारा मेमोरी स्टोर होता है, उसको चिप में ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। Do you think is it possible a world without disease in the next 100 years? इट इज़ नॉट पॉसिबल अ वर्ल्ड विदाउट डिजीज़। लेकिन जिस तरह से जो देखता हूँ मैं पिछले 4 से 5 साल में, जो डिजीज़ आफ्टर 60s और 70s में दिखते थे, वो अभी 30 टू 40 इयर्स में दिखने बढ़ गए हैं। अच्छा। जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक है, स्पाइन के प्रॉब्लम है, कैंसर्स है, वो यंग में ज़्यादा दिखने लगे हैं। और 100% वर्ल्ड विदाउट डिजीज़, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप पर्सनली इस आइडिया को कैसे देखते हैं कि साइंस कभी डेथ को चीट कर पाएगा? देखा जाए तो बर्थ, दैट इज़ ट्रूथ, और डेथ, दैट इज़ ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रुथ। करेक्ट। तो आज बहुत सारी मूवी भी बनी है, और एज़ वेल एज़ वेब सीरीज़ भी काफ़ी आती है, कि जिसके चलते लॉन्ग लीव, नेटफ्लिक्स से लेके। हुँ। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि आज कोई बंदा डेथ को ख़त्म कर पाए। जो बंदा आता है वो जाता ही है, और वो फिक्स है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स है, उसकी कैपेसिटी डे बाय डे कम होती है। बट बॉडी को जो प्रिज़र्व करके रखते हैं हुँ, एंड ये सोच के कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जो शायद इनको रिवाइव कर पाएँ। हुँ, शायद नाइट्रोजन चैम्बर होते हैं ना कुछ, हुँ, तो मैंने हुँ, देखा था ऐसा कि जहाँ पे बॉडी को प्रिज़र्व करके रखा जाता है। ये सोच कर और अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लोगों की बॉडी भी वहाँ पे प्रिज़र्व है। सेलिब्रिटीज़ है कुछ, मैं नेम्स तो अ, इतना याद नहीं है मुझे, बट देखा था एक स्टडी में। तो क्या ये हो सकता है कि फ्यूचर में हम जो डेथ है उनको रिवाइव कर पाएँ? नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। और वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे साइंटिस्ट, सब लोग ट्राई कर रहे हैं। लेकिन एज़ अ न्यूरोसर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर हार्ट बंद होता है, तो एटलीस्ट 5 से 6 मिनट के लिए ब्रेन पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, और उसके चलते क्या होता है कि ब्रेन परमानेंटली डैमेज में चला जाता है, जिसको आज हम ब्रेन डेथ की कंडीशन से बोलते हैं, जिसके अंदर हार्ट प्रॉपर फंक्शन हो लेकिन ब्रेन काम ना करता हो, और मरीज पूरा वेंटिलेटर पे होता है। तो अगर ये सब लोग ट्राई कर रहे हैं, तो भी ब्रेन को आज रिवाइव नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स थिंग। ट्रूथ इज़ कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ट्रूथ इज़ अल्टीमेट डेथ। अल्टीमेट डेथ, दैट इज़ द थिंग। सो वन लास्ट क्वेश्चन कि क्या मेमोरीज को इरेज किया जा सकता है, जो सारी मूवीज में भी दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो आपने बताया कि नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें कि ये पॉसिबल नहीं है, बट क्या ये चीज़ हो सकती है कि मेमोरीज को इरेज किया जा सके? वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, उस क्योंकि ब्रेन के अंदर भी कुछ एरिया होता है, जिसके अंदर टेम्पररी मेमोरी, रिमोट मेमोरी और रेसेंट मेमोरी और परमानेंट मेमोरी, इस तरह से एरिया में सब मेमोरी स्टोर होती है। जो पिक्चरों में दिखाया जाता है कि सिर पे चोट लगी है, वो और पिछले मेमोरीज जन्म में इरेज हो चला गया। गया हूँ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम्म। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद वो टेम्पररी मेमोरी लॉस में हो सकता है, कोमा में चला गया या टेम्पररी। फिर कुछ लेकिन जब वो कॉन्शियस होता है, तो धीरे-धीरे सब चीज़ याद आने लग रिवाइव आ जाती जाती है। है। क्योंकि ब्रेन का जो परमानेंट मेमोरी का एरिया स्टोर है, अगर वो एरिया प्रिज़र्व है, तो वो मेमोरी को कोई भी इरेज़ कर नहीं सकता। दैट इज़ ओके। द ट्रूथ। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो आप एक एडवाइस जो आज के यंगस्टर्स को देना चाहेंगे हाँ, अबाउट ओवरऑल हेल्थ एंड ओके, स्पेशली स्पाइन हेल्थ? ओके। स्पाइन हेल्थ के लिए मैं आपको बोलूँ तो ज़्यादातर क्या है कि आज जो लोग ऑफ़िस में काम करते हैं, तो उनका जो बैठने का पोस्चर है, वो सबसे पहले गलत है। आइदर अगर बैठो तो पूरा भाग सपोर्ट के बिना बैठो, या फिर दोनों सपोर्ट के बिना बैठो।
अच्छा। अपने यहाँ पे क्या ऐसे बैठते हैं, जिससे हाँ। क्या है कि लोअर बैक है वो सपोर्ट में नहीं रहता है, हुँ। और जिसके चलते बैकएक होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सेकंड थिंग, कि डू रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप 30 टू 40 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज बैक स्ट्रेंथनिंग पे करते रहो तो लेटर ऑन आपको ये चीज़ नहीं होगी। थर्ड थिंग, कि आपके बॉडी के अंदर अभी B12 D3 एडिक्वेट अमाउंट में होना ज़रूरी है। अगर D3 की एडिक्वेट अमाउंट नहीं होगी तो अभी स्पाइन के रिलेटेड इश्यूज होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ का स्पाइन के लिए ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी Thank you so much, sir, for your valuable time है। ओके। and for sharing such insights. ओके। Thank you so much, sir, for ओके। coming here. Thank you. अगर आपको लगा कि आज कुछ नया सीखने को मिला, then please share with someone curious like you. And please subscribe करना ना भूलें. And join me next time for another powerful episode that might just change the way you think. This is Rosie signing off. Keep learning, stay curious, and remember health is real wealth. Jai Hind.